Hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Bleed Learner K12. Here we have one of the most demanded और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक कि सर ये जो 15वां चैप्टर है इसमें जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो तो हमें याद हो जाती है, बट ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे, डिस्कशंस हो रहे थे अलग अलग मुद्दों पे, जो आर्ग्यूमेंट्स जिन लीडर्स ने दिए उसका क्या मतलब है वो ज़रा हमें समझाएं। तो मैं अब कितनों के साथ इंडिविजुअल मीट लेता, इससे अच्छा सोचा मैंने कि एक वीडियो ही मैं शूट कर देता हूँ। इसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स विद देयर मीनिंग और क्या कॉन्टेक्स्ट था, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज ब्लेड और K12 हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के, एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड और K12 फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। तो जब हम आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं इस चैप्टर के, तो वो शुरू होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद से, क्योंकि उससे पहले तो सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, कैसे इसका गठन होता है, पब्लिक का क्या रोल था, वगैरह वगैरह। जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो वहां पे फिर काउंटर किया जाता है सोमनाथ लहरी द्वारा। तो सोमनाथ लहरी के आर्गुमेंट को देखे अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये उसके खिलाफ नहीं बोल रहे थे, बट उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट आउट की थी चीजें। तो वो क्या चीजें थी, पहले तो सोमनाथ लहरी के बारे में जान लो। जब भी इनके आर्गुमेंट्स को लिखना, ये जरूर लिख देना कि ये बंगाल से चुन के आए थे एंड सीपीआई के लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, ठीक है। इन्होंने पॉइंट आउट किया कि सर, हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें देखी है, बट ये चीजें लागू होंगी और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, बट जब तक हमारे संविधान सभा के ऊपर ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व रहता है तब तक इसे हम लोग कैसे लागू करेंगे। सो ही पॉइंटेड अबाउट द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द असेंबली, और उन्होंने ये कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स हमारे सर पे सवार है, जब तक उनकी बंदूकें, उनके तोप और उनके सैनिक हमारे घरों में है, तब तक हम अपने मुस्तकबिल के बारे में, हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना चाहिए, पहले पहले हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त करनी चाहिए। और जो चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, फैक्ट्री साइडियल वॉरफेयर, इस टर्म का वो जिक्र करता, मतलब जो भाई भाई में लड़ाई हो रही है हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सिखों में, इसको रोकना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन मेक आवर फ्यूचर, तभी ये हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू उसको फिर कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो इन्होंने ही पेश किया था, तो जवाबदेही भी इन्हीं की बनती है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ फरजंद, और ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें शुबा नहीं है कि ब्रिटिशर्स का अभी भी इन्फ्लुएंस है असेंबली के ऊपर, और इवन तो उनका तो बर्थ में ही हाथ है। इस असेंबली को जरमाने में ही ब्रिटिशर्स का हाथ है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही इस असेंबली की फॉर्म किया गया था, स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बट तुम्हें एक चीज और जाननी चाहिए कि भले ही इस असेंबली को उन्होंने बनाया है, बट इस असेंबली के अंदर जो मेंबर्स बैठे हुए हैं उनको किसने भेजा है? तो उनको लोगों ने चुन के भेजा है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए तो फिर भी तो लोगों ने ही चुन के भेजा था। तो वी आर बेसिकली हेयर बिकॉज ऑफ द विल ऑफ आवर पीपल, हम लोग अपने लोगों के विल के कारण यहाँ पे, विल मतलब इच्छा शक्ति। अगर हमारे लोगों में इच्छा शक्ति ना होती तो कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना सक्सेसफुल ना होता, कभी सॉल्ट सत्याग्रह इतना सक्सेसफुल ना होता, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट इतना सक्सेसफुल ना होता, और हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के संविधान बनाने को लेकर चर्चा भी नहीं कर रहे होते। सो इट इज द विल ऑफ आवर पीपल, और ये किसी कांग्रेस के सपोर्टर या मुस्लिम लीग के सपोर्टर की बात नहीं करी जा रही, ऑल इंडिया इंडियन मासेस की ये इच्छा शक्ति की बदौलत ही हम लोग यहाँ पे खड़े होके अपने संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे यहाँ पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हो या ना हो, बट हमारे मासेस के अंदर जो इच्छा है, जो पैशन है कि हमें अपना संविधान चाहिए, हमें अपने हिसाब से शासन करना है, सुशासन करना, खुद से रूल करना है, तो इसको हमें किसी भी कॉस्ट पे पूरा करना पड़ेगा, चाहे ब्रिटिशर्स की तलवार क्यों ना हमारे हमेशा ऊपर लटकी ही रहे। तो ये चीज़ जो है जवाहरलाल नेहरू काउंटर करते हैं इस तरीके से। दैट्स ऑल व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बहुत संगीन मुद्दा आता है कि माइनॉरिटीज के राइट्स की जब बात होती है तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा उछाला जाता है बी पोकर बहादुर द्वारा। तो बी पोकर बहादुर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। वो कहते हैं 27 अगस्त 1947 को कि इस संविधान सभा को सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्टिन्यूएशन पे विचार करना चाहिए, कि इसको हम लोग जारी रखें, क्योंकि इसको ना
सारे लोगों ने, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो सारे लोगों ने कह दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही इसके लिए जिम्मेदार है और इसको हटा देता है। बी पोकर बहादुर वापस से कहते हैं कि इसको जारी रखो, ये अच्छी चीज़ है, और क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो अभी आप देखें। बी पोकर बहादुर कहते हैं कि अभी के टाइम में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ तो बहुत खौफज़दा है, जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ थे वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हुआ, जहाँ पे सिख माइनॉरिटीज़ थे वहाँ पे सिखों पे जुल्म हुआ, जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थे वहाँ पे मुस्लिमों पे जुल्म हुआ। तो यहाँ पे जो भी जहाँ कहीं भी जो माइनॉरिटी है उनको एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करने की ज़रूरत है, और ये तभी हो पाएगा जब उनके लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था करेंगे। और उनके लिए रिप्रेजेंटेशन आज के ज़माने में केवल और केवल सेपरेट इलेक्टोरेट ही दे सकता है। उन्हें ऐसा लगता था कि एक कम्युनिटी, लेट्स फॉर एग्जांपल मुसलमानों की अगर मैं बात करूँ तो मुसलमानों का नुमाइंदा केवल मुसलमान ही होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों की नीड्स को नॉन मुस्लिम शायद उतने बढ़िया से ना एक्सेस कर पाए और उतने बढ़िया से ना प्रेजेंट कर पाए टेबल पे। सो दैट इज वाई ही थॉट कि सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी ए टूल फॉर मीनिंगफुल वॉइस, कि ये एक आवाज़ बनेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हम देते हैं तो जिस कम्युनिटी जो जहाँ पे भी माइनॉरिटी है तो वो वहाँ से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके अपनी आवाज़ें पहुँचा सकती है। दैट वॉज बेसिकली हिज आर्ग्यूमेंट्स। अब इसको जो है काउंटर किया जाएगा अलग अलग लीडर्स द्वारा। तो सबसे पहले काउंटर किए करते हैं आरवी ढुलेकर साहब। ये यूनाइटेड प्रोविंस से आते थे, कांग्रेस के लीडर्स से। उन्होंने कहा, और जितने इनके अलावा बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर ये मानते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट ही जिम्मेदार है इंडिया के पार्टीशन के लिए, और इसको ब्रिटिशर्स ने यूज किया था टू डिवाइड अस, हिंदू और मुस्लिम को, हिंदुओं में भी अलग अलग कास्टों को। ठीक है। तो आरवी ढुलेकर ने कहा कि अब हमारे यहाँ चूंकि 1947 में ये बात हो रही है, 27 अगस्त, तो अब ना तो मुस्लिम लीग है ना ही ब्रिटिशर्स हैं। तो आरवी ढुलेकर साहब कहते हैं कि अब आपके पास कोई है नहीं मिसगाइड करने को। पहले मुस्लिम लीग थी, ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने आपको मिसगाइड करके एक नया नेशन बनवा लिया। अब चूंकि कोई है नहीं मिसगाइड करने को आपको, तो अभी आपको ये डिमांड छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। और आपको वापस से जो है जनरल सीटें ये आप लें, रिजर्व सीटें हम लोग देने को तैयार है, बट सेपरेट इलेक्टोरेट की चीज़ों में हम लोग राजी नहीं होंगे। इसके बाद सरदार पटेल, चूंकि उनका बोलना बहुत जायज़ था, ये तो इंटीग्रिटी के हमारे सिंबल सूचक माने जाते हैं। सरदार पटेल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक जहर की तरह है। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट इज लाइक अ पॉइजन, जो हमारे राजनीति में घर कर गया, घुस चुका है। और उन्होंने कहा कि आप एक भी मुझे आज़ाद देश का एग्जाम्पल दे दो जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अगर करता होगा तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसने एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ कर दिया, और बाद में फिर नरसंहार हुए, खून खराबा हुआ, जो कि सब ने देखा। सो अगर हम लोग अभी पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें इस डिमांड को छोड़ देना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है इसके कंटिन्यूएशन को लेकर और आगे बहस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक गोविंद बल्लभ पंत आते हैं, ये भी हमारी यूनाइटेड प्रोविंस से थे। इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट न केवल माइनॉरिटीज के लिए नुकसानदेह बल्कि स्टेट के लिए भी। स्टेट के लिए कैसे, वो तो सरदार पटेल साहब भी बता रहे थे, आरवी ढुलेकर साहब भी बता रहे थे कि इससे डिवीजन होगा, ठीक है, कम्युनल रिफ्ट पैदा होंगे। बट इन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटीज के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे माइनॉरिटीज, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आता है तो वो हमेशा ही आइसोलेटेड रहेंगे, मतलब मुसलमान हमेशा ही अपने मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव पर रहेंगे निर्भर कि भाई हमें आप ही रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो पाएगा, जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहाँ पे कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पे तो नॉन मुस्लिम्स चाहिए ना। तो नॉन मुस्लिम्स को अब ये चाहिए, और जितने भी अगर लीडर कर कोई खड़ा होता है, कैंडिडेट कोई खड़ा होता है, तो उसको गोविंद बल्लभ पंत बी पोकर बहादुर की इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करते हैं कि हाँ ये इशू है कि हो सकता है कि मुसलमानों की नीड को नॉन मुस्लिम अच्छे से असेस ना कर पाए। तो यहाँ पे ये होना चाहिए, जो भी लीडर जो भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा होता है, कि उस इलाके में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उसके साथ वो खुद एम्पैथाइज कर सके, उनकी इमोशन के साथ खुद को कनेक्ट कर सके, तभी वो उनकी नीड को समझ पाएगा। अगर ऐसा हुआ तभी डेमोक्रेसी सक्सीड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सेपरेट इलेक्टोरेट अगर बनाओगे तो फिर अगर ए नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट है मुसलमानों के लिए, वहाँ पे चलो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, वो जीत जाएगा, वो मुसलमानों के लिए काम करेगा। बी नाम की एक अलग कॉन्स्टिट्यूंट मतलब सीट है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, जनरल सीट है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत भी मुसलमान है, तो उनको तो ये उनको तो कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा ना मेन स्ट्रीम के साथ। अगर वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कौन सा सेपरेट इलेक्टोरेट है उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए। यहाँ पे तो कोई भी लीडर खड़ा होगा जिसको सारी कम्युनिटी के लोग मिलकर चुनेंगे। तो ये चीज गोविंद वल्लभ पंत कह रहे थे कि अगर हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं तो हमेशा के लिए अपंग हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे। और इन्होंने यहाँ पे जिक्र करा डिवाइडेड लॉयलिटी का भी। सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो कहते हैं कि डिवाइडेड लॉयलिटी के कारण ही आता है। जब आप एज अ सिटीजन सोचते हैं तब आप इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, बट जब आप एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी सोचते हैं
तब आप इन सब के बारे में सोचते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट कि भाई मेरी कम्युनिटी का कैसे फ़ायदा हो, मेरा कैसे फ़ायदा हो। तो वो कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को सक्सीड करना है तो हमें हाई इंपॉर्टेंस और लॉयल्टी रखनी पड़ेगी अपने नेशन के प्रति। हमें पहले एज अ सिटीजन सोचना पड़ेगा, देन बाद में हम लोग एज ए कम्युनिटी, एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी सोच सकते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि इस डिवाइडेड लॉयल्टी को, मतलब आप कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सोच रहे हो, नेशन के लिए कम सोच रहे हो, इसको हटाना पड़ेगा। हमारी जितनी भी लॉयल्टी है वो सेंटर के टुवर्ड्स होनी चाहिए, मतलब नेशन के टुवर्ड्स होनी चाहिए। और हमारा हाई इंपॉर्टेंस भी नेशन के टुवर्ड्स ही होना चाहिए, तभी जाके डेमोक्रेसी जो है वो सक्सीड करेगी। एंड दैट इज़ वाई सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे डिमांड को जो है खारिज कर देना चाहिए। अगर मुसलमान चाहते हैं, कोई भी कम्युनिटी चाहती है कि उनका एक इफेक्टिव वॉइस रहे असेंबली में या किसी भी गवर्नेंस सिस्टम में, तो इस तरीके की डिमांड को आप छोड़ दें। इसके बाद यहाँ तक की बात है, कंक्लूजन ये निकलता है कि बेगम एजाज रसूल वह समझाती बुझाती हैं जितने भी मुस्लिम लीडर थे उनको, और लास्ट में ये डिमांड है उस पर गिव अप कर देते हैं लोग। उसके बाद माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात थी, तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाना था कि भाई माइनॉरिटीज़ होगा कौन, किसे हम लोग माइनॉरिटीज़ कहेंगे। क्या कश्मीर में जो हिंदू रह रहे हैं उनको माइनॉरिटीज़ कहेंगे, क्या बिहार में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको माइनॉरिटी कहेंगे, या क्या बंगाल में, ईस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल में जो हमारे हिंदी भाषी लोग रहे हैं, क्या वो माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे। तो माइनॉरिटीज़ है कौन एक्चुअली। एनजी रंगा साहब कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को जो आप रिलीजियस टर्म्स में या कास्टिज्म के टर्म्स में या लिंग्विस्टिक टर्म्स में इंटरप्रेट करते हो, ऐसा मत करो। माइनॉरिटीज़ को हमेशा इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट करो, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे देश की गरीब जनता है, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो माइनॉरिटी में है। क्यों माइनॉरिटी में है? क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देने वाला कोई नहीं है। इस असेंबली में कोई नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेशन करने वाला। कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं बंधुआ मजदूरों की तरफ से यहाँ पे हूँ। मैं उन लोगों की तरफ से यहाँ पे हूँ जिनकी दिन भर की जो कमाई है वो काश्तकार खा जाते हैं। दिन भर की जो कमाई है वो बड़े-बड़े जोठेदार खा जाते हैं। तो ही सेड पुअर्स एंड डाउन ट्रॉडेड आर द रियल माइनॉरिटीज़। एंड अगर हमें इनके लिए कुछ करना है तो केवल लीगल राइट्स बना के कुछ नहीं होगा, केवल कानूनों को बना के कुछ नहीं होने वाला। ही आर्ग्यूड दैट लीगल राइट्स आर नॉट इनफ फॉर देम। हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे कंडीशंस बनाने पड़ेंगे जिनमें वो इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सके, मतलब जिनमें वो इन चीज़ों को यूज़ कर सके। अगर कुछ उनके अधिकारों का हनन होता है तो अपने अधिकारों का वो इस्तेमाल कोर्ट में जाके कर सके। सो दिस इज बेसिकली एनजी रंगा टॉक्ड अबाउट कि ये लीगल राइट्स वगैरह रेजोल्यूशन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सदियों से दबाए गए हैं। तो अभी हमें इनके लिए कोऑपरेटिव कंडीशंस बनाने होंगे जिसमें ये जो है अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके, इसको इस्तेमाल में ला सके। एनजी रंगा के बाद दूसरे हमारे आते हैं जयपाल सिंह मुंडा साहब। माइनॉरिटीज़ की बात आती है तो यहाँ पे ट्राइबल्स की भी बात होगी। ये ट्राइबल्स के लीडर थे। इन्होंने कहा कि ट्राइबल्स कोई न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज़ नहीं, इनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हमें हज़ारों सालों से सप्रेस करके रखा गया। आपने हमारे जंगल छीने, हमारी ज़मीनें छीनी, हमें मारा, हमें अपनी ज़मीनों से बेदखल करके अ, गुज़र बसर करने पे, गुर्बत के दिनों में जाने पे मजबूर कर दिया, तो गरीबी में जाने पे मजबूर कर दिया। तो जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि हमें ये जो फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस है ट्राइबल्स का और लोगों से, और लोगों का ट्राइबल्स से, कि ट्राइबल्स मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ नहीं मिलना चाहते और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग ट्राइबल्स को पिछड़ा मानते हैं, वो उनके साथ नहीं मिलना चाहते। तो इस डिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ट्राइबल्स और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोगों को मिलना पड़ेगा। हाँ, हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं कर रहे, बट इसके लिए हमारे आवाज़ों को बुलंद रखने के लिए रिजर्व्ड सीटों की आवश्यकता होगी। सो ही डिमांडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर फॉर द ट्राइबल्स। तो ये हमारा जयपाल सिंह मुंडा का बेसिकली आर्गुमेंट था। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, फिर भी हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए होगी, क्योंकि हमें बहुत दिनों से सप्रेस किया गया। फिर आती है हमारी एक दलित लीडर मद्रास से, दक्षायणी वेलायुधन। वो कहती है कि जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि ट्राइबल्स न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, वैसे दक्षायणी भी कहती है कि दलित कोई न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है। उनको आप लीगल राइट्स दे रहे हो तो इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इन्हें मोरल सेफ गार्ड नहीं देते। आप हमारे सोशल डिसेबिलिटी को हटाओ, मतलब सामाजिक तौर पे जो हमें अपंग कर दिया गया है कि हम इस कुएं में पानी नहीं पी सकते, हम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, हम इलाज नहीं करवा सकते, हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते। इस चीज़ को जब तक नहीं हटाओगे तब तक कोई कानून हमारा कुछ नहीं करने वाला। और ये कानून के जरिए से नहीं हो, कानून बना दोगे आप, बट उसको कल होके मैं अगर एक्सरसाइज करना चाहूँ तो फिर वही सवर्ण वहाँ पे बैठे रहेंगे। तो जब तक ये मोरल सेफ गार्ड हमें नहीं मिलेगा, जब तक उनके प्रति हमारे लिए और हमारे प्रति उनके लिए जो भावना है वो खत्म नहीं होगी, तब तक हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आप कितने भी राइट्स वाला लो, कितने भी अधिकार हमें दे दो। यही चीज़ जो है जे नागप्पा साहब पॉइंट आउट करते हैं, ये भी कहते हैं कि दलित जो है कोई न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, और हमें जानबूझ के सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज्ड किया गया है। मतलब हमें एजुकेशन से वंचित रखा गया, हमें हेल्थ केयर से वंचित रखा गया, हमें सारी चीज़ों से वंचित रखा गया। और आज जबकि हमें थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ है, तो फिर जो है आप लोग दबाने की कोशिश ना करो, क्योंकि अब जो है हम लोग जागृत हो चुके हैं और हमें पता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। एक हमारे और आते हैं आरजे खान के जे खांडेरकर। ये कुछ आर्ग्यू, कुछ डिमांड तो नहीं करते, बेसिकली दलितों की व्यथा उनके सामने रखते हैं कि हमें
बहुत दिनों से दबाया गया, इतना दबाया गया कि अब हमारा जो शरीर है, जो हृदय है, वो भी काम करने को तैयार है। सो ही हाइलाइटेड बेसिकली द plights ऑफ दलित्स, लाइक व्हाट वाज द केस, कि जैसे जयपाल सिंह मुंडा साहब मेंशन कर रहे थे कि वी वर सप्रेस्ड फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऐसे ही केजे खांडेकर साहब भी कह रहे थे कि वी वर सप्रेस्ड फॉर द सेंचुरीज, एंड लोगों ने हमारा इस्तेमाल करके दे बेसिकली डिस्पोज्ड अस। उसके बाद बात आती है राइट्स ऑफ वुमेन, महिलाओं की, चूंकि ये माइनॉरिटीज़ की राइट्स थी, सबको मैंने एक ही साथ लिख लिया। हंसा मेहता बॉम्बे से चुन के आती थी, उन्होंने कहा कि हमें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहिए, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं चाहिए। व्हाट वी डिमांड इज बेसिकली इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी चाहिए। सी शेड वुमेन डिड नॉट नीड एनी प्रिविलेज, बट वी नीड इक्वालिटी, और हमें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस दे दो। यही दोगे, इक्वालिटी ही आएगी, तभी हमारे लिए, पुरुषों में और पुरुषों के लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पैदा होगी, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, और तभी जाके जो हमारा भारत देश है वो फिर आगे बढ़ पाएगा। सो दीज वर सम आर्ग्यूमेंट्स विच वर मेड बाय लीडर्स ऑन द टॉपिक ऑफ माइनॉरिटीज राइट। सबसे पहले हमने एनजी रंगा को देखा कि भाई कौन होंगे माइनॉरिटीज, फिर जयपाल सिंह मुंडा ट्राइबल्स क्या चाहते थे, दलित क्या चाहते थे, उसके लिए 3 लोगों के स्टेटमेंट को देखा, हंसा मेहता के स्टेटमेंट को देखा, ये जानने के लिए कि महिलाएं क्या चाहती थी। और अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक कि भाई डिवीजन ऑफ पावर कैसे होगा। तो जो ओरिजिनल डिवीजन ऑफ पावर था, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि उसमें सेंटर को ज़्यादा चीज़ें दी गई थी, रेवेन्यू सोर्सेज भी ज़्यादा थे सेंटर के पास, और पावर्स भी ज़्यादा ही थे। इसको लेके के संथानम एक लीडर थे, मद्रास से आते थे, उन्होंने कहा था कि ये जो सेंटर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कही जा रही है, इसको लेके मैं एग्री नहीं करता। और मैं ये जानता हूँ कि आपने अभी जिस तरीके से लोकेशन ऑफ पावर किया, उसमें तो सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। आपको रीलोकेट करना पड़ेगा पावर, और ये करके आप सेंटर को स्ट्रॉन्ग ही बनाओगे, क्योंकि सेंटर के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि वो सही से फंक्शन नहीं कर सकता। तो के संथानम ने कहा कि दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन, कि आप सेंटर को मजबूत तब करोगे जब ज्यादा पावर्स उसको दे दोगे। ज्यादा पावर देने से वो कागजों पे स्ट्रांग रहेगा, बट इफेक्टिव नहीं रहेगा ऑन द लाइन, ऑन द ग्राउंड वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। सो ऑन द ग्राउंड अगर उसे स्ट्रांग बनाना है और अगर उसे इफेक्टिव बनाना है, तो व्हाट वी नीड टू डू कि हमें थोड़े से जो पावर्स है वो डेलीगेट करने पड़ेंगे स्टेट के पक्ष में भी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्टेट को आपने इनफ रेवेन्यू सोर्सेज नहीं दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी स्टेट है वो आने वाले समय में इम्पोवरिश हो जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा उनके पास, फंड नहीं रहेगा अप्रोप्रिएट। तो व्हाट दे विल डू, वो या तो सेंटर के पास जाएंगे बार बार भीख मांगने के लिए, नहीं तो सेंटर के खिलाफ बगावत कर देंगे। तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन की सेंटर से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी निकाल के आप स्ट्रॉन्ग स्टेट को दो, इससे सेंटर कोई वीक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा। सो के संथानम का ये हमारा आर्ग्यूमेंट था। इसके अलावा एक और हमारे आर्ग्यू करने वाले थे जिन्होंने इस स्ट्रॉन्ग सेंटर के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दी थी, ए रामास्वामी मुडलियार थे। ये कहते हैं कि उस टाइम एक कंसेप्शन फैलाया गया था, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कांग्रेस द्वारा, कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं वो पैट्रियट हैं, और जो प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है वो देशद्रोही है, वो ट्रेटर है। तो ये रामास्वामी कहते हैं कि ये गलत परसेप्शन है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते हो और तो आप पैट्रियट हो, तो गलत है। और अगर मैं वीक सेंटर चाहता हूँ या स्ट्रॉन्ग प्रोविंस चाहता हूँ, तो मैं अगर ट्रेटर हूँ, तो ये भी गलत है। फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की वकालत करते थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू के साथ बी आर अम्बेडकर का भी नाम था। बी आर अम्बेडकर तो शुरू से ही कह रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से पार्टीशन वगैरह हुआ था, तो उन्होंने एम्फेसाइज किया कि अभी हमें स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर दोनों चाहिए। और इतना यूनाइटेड सेंटर चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, जितना 1935 के इलेक्शंस के, मतलब 1937 के इलेक्शंस के बाद भी नहीं था। मतलब ब्रिटिशर्स जितने मजबूत थे एज अ सेंटर उस टाइम, उससे भी ज़्यादा मजबूत अभी एज ए यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत इंडियन सेंटर को होना है। तो उन्होंने कहा कि सेंटर को इसलिए स्ट्रांग होने की ज़रूरत है क्योंकि अपकमिंग चैलेंजेस बहुत हैं। फॉरेन एग्रेशन हो सकता है, फिर पीस का इशू आएगा, भाईचारा बढ़ाना है, फंड्स एलोकेट करने हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं। सो दैट वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू साहब भी इसी चीज़ की वकालत करते हैं। कहते हैं कि आपने देख लिया ना कि जब हमने प्रोमिस को ऑटोनॉमी देने की बात की तो क्या हुआ है, पार्टीशन हुआ है। सो अभी अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कभी हम लोग पीस नहीं इंश्योर कर सकते, कंट्री को इंटरनेशनल स्फेयर पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेंटर ही वीक रहेगा तो फिर कैसे रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री की। और बाकी बहुत सारे अहम मुद्दों में सेंटर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, स्टेट अपनी मनमानी करेंगे। फॉर दैट वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, नॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। इसके बाद और भी कुछ लोग थे, गोपाल स्वामी अय्यर कहते हैं कि जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत बना दो सेंटर को, क्योंकि अभी हमने खून खराबा जो देखा है बंगाल, पंजाब, बिहार में, तो उससे यही लगा कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता। बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि उन्होंने भी वही रीज़न दिया, यही 4-5 रीज़न, कि अभी बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ेंगे, फंड्स मोबिलाइज करने पड़ेंगे। हो सकता है कि नया देश है तो फॉरेन एग्रेशन भी हो, अटैक भी हो बाहर से, तो इस सब चीज़ों के लिए हमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कि सेंटर को बार बार प्रोविंसेस का एग्रीमेंट में लेना पड़े कि हम लोग
रशिया ने हम पे अटैक कर लिया और हम लोग अभी अपने आप को डिफेंड करने जा रहे हैं, या हम लोग यहाँ पे डैम बना रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो अगर स्ट्रांग रहेगा प्रोविंस तो फिर उनकी भी राय जाननी जरूरी होगी, उनको भी शामिल करना पड़ेगा एक चीज़ों में। तो बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि अभी इस लेवल पे चूंकि हमारा देश बहुत नया आज़ाद हुआ है, तो वी नीड टू हैव अ स्ट्रांग सेंटर नॉट अ स्ट्रांग प्रोविंस। उसके बाद सबसे आखिरी डिस्कशन है, दैट इज द डिस्कशन ओवर नेशनल लैंग्वेज। ओरिजिनली गांधी जी और जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी जो है, जिसमें हिंदी के भी पोर्शंस को ब्लेंड किया गया था और उर्दू के भी बहुत सारे वोकैब्स थे, तो वो नेशनल लैंग्वेज बने। आरवी डुलेकर साहब कहते हैं जब हिंदुस्तानी को लेकर बात नहीं बनती, उन्होंने कहा कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना लेंगे। उस टाइम में हिंदुस्तानी लगभग लगभग हिंदी ही हो गई थी, क्योंकि हिंदुस्तानी में ना धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये कम्युनल पॉलिटिक्स आगे बढ़ी, तो पहले तो भाईचारा था, सारे लोग इस्तेमाल करते थे, फिर हिंदुस्तानी में से जितनी भी उर्दू और रीजनल चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया, मतलब इसको कम्प्लीटली हिंदी बनाने की कोशिश की गई। तो आरवी डोलेकर साहब कहते हैं कि हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाओ। और वो तो यहाँ तक कह देते कि जिन लोगों को यहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं आती, जो असेंबली में बैठे हुए हैं जिनको हिंदुस्तानी नहीं आती, वो यहाँ पे बैठने के लायक ही नहीं है। तो इसको लेके भी बहुत बवाल होता है, जवाहरलाल नेहरू साहब को फिर जाके बीच में मीडिएशन करनी पड़ती है। सो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी को लेके मसला ये हुआ था, ऐसा नहीं था कि खराब लैंग्वेज थी, बल्कि हिंदुस्तानी बहुत अच्छी लैंग्वेज थी, एक कम्युनल हार्मनी का बहुत अच्छा टूल हो सकता था। बट जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ी 1930s के बाद, कम्युनल पॉलिटिक्स लीग के साथ और कांग्रेस भी कम सेक्युलर होती गई, तो हिंदुस्तानी में से हिंदी के और संस्कृत के ज़्यादा टर्म मिलाए गए, पर्शियन टर्म्स हटाया गया, उर्दू टर्म्स हटाया गया और जितनी भी रीजनल चीज़ें थी उनको धीरे-धीरे करके हटा दिया गया। तो हिंदी फिर एक अलग लैंग्वेज बन गई, उर्दू फिर एक अलग लैंग्वेज बन गई। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हिंदी को अगर हम लोग हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाएँगे, दैट मीन्स हिंदी ही नेशनल लैंग्वेज बन रही है। तो इसीलिए पीपल वर नॉट एग्रीइंग कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। दुर्गाबाई देशमुख एक मद्रास से आती थी, उन्होंने भी यही बात की थी कि हमने देखा था कि साउथ इंडिया में किस प्रकार का रेजिस्टेंस था हिंदी को लेके, बट फिर भी गांधी जी के कहने पे हमने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया। बट अभी आप जब देख रहे हो कि हिंदुस्तानी ने अपना कंपोजिट नेचर खो दिया है, इसमें अब केवल और केवल हिंदी और संस्कृत के टर्म है, तो इसको एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाना देश के हित में नहीं होगा। ये हो सकता है कि आगे फ्यूचर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो रीज़न बने। एक रामालिंगम चेट्टियार थे, उन्होंने भी ये कहा था कि आप अगर हिंदी को एग्रेसिवली फोर्स करेंगे तो फिर नतीजा कुछ और हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, सो ही आस्क्ड फॉर म्यूचुअल एडजस्टमेंट। जब हमने यूनियन बनाने में यहाँ पे कंसेंसस दिखाई है, हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो हमें म्यूचुअल एडजस्टमेंट के साथ जिस लैंग्वेज में सभी का कमोबेश एग्रीमेंट है, उसको हमें नेशनल लैंग्वेज बनानी चाहिए। उसको नहीं जिसे सब कुछ लोग चाहते हैं फोर्सेबली बनाना, कुछ पावरफुल तबके के लोग किसी लैंग्वेज को अगर फोर्सिबली चाहते हैं कि नेशनल लैंग्वेज बनाना, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। रामालिंगम चेट्टियार बेसिकली इसको पॉइंट आउट कर रहे थे। एक और लीडर थे हमारे शंकर राव, ये थे तो कांग्रेसी, बट इन्होंने भी आगाह किया था कि अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज आप बनाते हो और फ्यूचर में अगर फोर्सिबली इसे एग्रेसिवली मतलब फोर्स करने की कोशिश करते हो, तो कुछ अलग परिणाम होंगे और फिर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो शक है, जो शुबा है, वो उत्पन्न होगा एंड दैट विल बी डिजास्ट्रस फॉर द कंट्री। तो इस हिसाब से अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। तो आरबी डोलेकर जो थे हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के फेवर में थे, ये तीन लोग फेवर में नहीं थे। तो आप जब पढ़ोगे चीज़ों को आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ 8-9 पेज की पीडीएफ, आई होप कि ये चीज़ जो है आपको एग्जाम में एक बढ़िया आंसर लिखने में बहुत मदद करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, सबका लिंक हमने इस पीडीएफ के साथ में मिला दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। इफ यू हैव स्टिल नीड डाउट, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन आल्सो कॉल अस ऑन द नंबर 7319697299 to ask your doubts anytime, anywhere. Thank you for watching. Have a great day.